नमस्कार, मैं आरती वशिष्ठ मंत्र मेडिटेशन चैनल से मैं आज आपके सामने भारत के प्रमुख ज्योतिष आचार्य श्री मनोज भंडारी जी से आज आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ, जो कि पिछले 35 वर्षों से वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च कोर्स कराते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ज्योतिष में क्या डिफिकल्टी है, क्या सिंपल है, ये आज आपको आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार। मंत्र मेडिटेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद आरती जी। और आपका प्रश्न काफ़ी प्रमुख रूप से लोगों के जहन में रहता है कि आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस कितना आसान या कितना डिफ़िकल्ट है। देखिए आरती जी, चूँकि हम जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में हम विवेचना करते हैं, तो ये उतना ही डिफ़िकल्ट है या उतना ही सिंपल है जितना कि लोगों का जीवन डिफ़िकल्ट या सिंपल है। देखिए, इसमें सिंप्लिसिटी तो प्रेडिक्शंस के टेक्निक में ये है कि सिर्फ 3 कंपोनेंट पे आधारित है और उन्हीं के परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस के द्वारा हम ज्योतिष में हम प्रेडिक्शंस करते हैं। जैसे कि भाव, जो कि आप जानते हैं कि कुंडली के अंदर 12 भाव हैं। उन 12 भावों में राशियां हैं, जिनके की राशियों के स्वामी हैं, जिनको हम भावेश कहते हैं। तो भाव, भावेश और उन्हीं भावों के कारक ग्रह हैं, उनके आपस के संबंधों की विवेचना के द्वारा प्रेडिक्शन निकलते हैं। लेकिन जहाँ तक डिफिकल्टी की बात है, अगर आप देखें, मैं तो ये इमेजिन करता हूँ कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से अगर कोई मलमल का कपड़ा गिरा दिया जाए, उसमें जितने बट पड़ेंगे उतनी ही विविधता आपको लोगों के जीवन में दिखाई पड़ती है। और उन विविधताओं को हमें इन कुंडली के 12 भावों और 9 ग्रहों के द्वारा निकालनी होती है। आप देखिए, किसी के को एक बहुत अच्छी पत्नी मिलती है लेकिन वो सुंदर कम है, किसी को बहुत सुंदर पत्नी मिलती है लेकिन वो थोड़ा जोफलालू है, लेकिन वो इकोनॉमिकली हेल्प नहीं करती है। किसी को इकोनॉमिकली हेल्प करने वाली पत्नी मिलती है लेकिन वो बांझ है। तो आप देखिए विविधताएं कितनी हैं लोगों के जीवन के अंदर। उन सभी को हम कुंडली के माध्यम से हम निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात ये और बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ प्रमुख रूप से जिन तत्वों को हम देखते हैं, उनमें जो पहला तत्व है आरती जी, वो हम ये देखते हैं कि कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो लगन भाव है। लगन वो ईस्टर्न होराइजन में राइज करने वाली राशि होती है जिसमें बालक का जन्म होता है। और इसी प्रकार से 12 लगन होते हैं, जो कि 12 राशियां उदित होती हैं ईस्टर्न होराइजन में। तो जो लगन है उसकी प्रमुखता से उसका व्यक्ति के मन पे, उसके कार्यों पे और उसके इवेंट्स पे प्रभाव होता है। उस लग्न का जो स्वामी है उसे लग्नेश बोलते हैं। तो आरती जी, जब भी कभी हम किसी भी कुंडली की विवेचना उसकी स्ट्रेंथ के रूप में करते हैं तो हमें देखना होता है कि लग्नेश की स्थिति किस प्रकार की है। अगर लग्नेश शुभ भावों में बैठा है तो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, चूंकि आप स्वयं भी वैदिक ज्योतिषी हैं तो आपको जैसे मालूम है, लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि भावों में शुभ भाव हैं त्रिकोण भाव, यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव। और उसी प्रकार से जो शुभ भाव हैं केंद्र भाव भी शुभ माने जाते हैं, यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव। अब जो हमारे त्रिषडाय भाव हैं वो तीसरे, छठे, 11वें उनको पाप भाव बोला गया है, और जो त्रिक भाव है उन्हें दुख भाव बोला गया है, जैसे छठे, 8वें और 12वें भाव। तो अगर दुख भाव में और त्रिषडाय भाव में अगर लगन का स्वामी अगर आ जाता है तो फिर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन के अंदर कोई ना कोई कमियों से गुजरना पड़ता है। दूसरा जो एक तो ये है, दूसरा फिर अब इसमें देखते हैं कि केंद्र बल लिए में कौन कौन से ग्रह हैं। केंद्र बल उन ग्रहों को मिलता है जो केंद्र में मौजूद होते हैं। इसके बाद जो तीसरी विवेचना का जो हमारा आधार होता है वो हम देखते हैं कि त्रिकोणेश, त्रिकोणों के स्वामी, यानी कि प्रथम भाव त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, उसका स्वामी लग्नेश है, उसकी अपनी कितनी मजबूत स्थिति है। उसके बाद फिर हम देखते हैं पंचमेश, यानी पंचम भाव का स्वामी कितना मजबूत या कितना स्ट्रांग है। और मैंने जैसे आपको बताया कि स्ट्रेंथ और वीकनेस उनकी प्लेसमेंट से पता चलती है, या वहाँ पे पीएसी कॉन्सेप्ट लगता है, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। यानी कहने का मतलब है कि अगर वो शुभ भावों में प्लेस्ड हैं, अगर वो शुभ ग्रहों के साथ में प्लेस्ड हैं और वो शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हैं तो वो स्ट्रांग माने जाते हैं। इसी प्रकार से त्रिकोणेश, त्रिकोणों के स्वामी पंचमेश और नवमेश के स्वयं के संबंधों को देखते हुए या उनकी स्थितियों को देखते हुए हम इस प्रकार विवेचना करते हैं कि कुंडली कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि दुख भावों के स्वामी हैं, कहीं वो इंपॉर्टेंट भावों पे तो नहीं चले गए, क्योंकि दुख भावों के स्वामी जो
जो भी जिस भी भाव में जाएंगे वहां थोड़ा अपना दुख लेके जाते हैं। जैसे कि छठा भाव है, त्रिक भाव है, अष्टम भाव है, आयु मृत्यु का भाव है, द्वादश भाव है, वो हानि का भाव है। उस तरह के भावों के स्वामी जिन भावों पे जाते हैं उन भावों के अंदर अपनी कमियों को लेकर चले जाते हैं। अब आरती जी एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उन्हें जिन बातों पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए टू बिगिन विद, उसमें उनको एक टेनेंसी लॉ पे जाना चाहिए। देखिए टेनेंसी लॉ के 4 कंपोनेंट हैं। अब ये टेनेंसी लॉ है क्या? टेनेंसी का मतलब होता है कि किराएदार होना, यानी इसको यूं समझने की जरूरत है कि हर वो ग्रह जो अपनी राशि में ना बैठ के राशि से अन्यत्र कहीं बैठा है तो वो किराएदार माना जाएगा, और अपनी ही राशि में बैठा हुआ ग्रह वो स्वग्रही माना जाता है। तो उसको मतलब जो स्वग्रही ग्रह हैं वो ना होके ग्रह जब किसी भी अन्यत्र राशि में बैठे होते हैं तो वहां पे टेनेंसी लॉ चलता है। अब टेनेंसी लॉ के 4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले विवेचना में उन 4 कंपोनेंट को देखा जाता है। तो आप जानना चाहेंगे कि 4 कंपोनेंट क्या हैं उसके? बिल्कुल गुरुजी। धन्यवाद। तो पहला आप ये देखिए कि इसमें शुभ ग्रह और शुभ भाव, ये एक सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यानी कि आप जानती हैं कि शुभ ग्रह कौन से हैं? शुभ ग्रह हैं हमारे शुक्र ग्रह हैं, गुरु ग्रह हैं, ये हमेशा शुभ हैं। इसके बाद 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि कंडीशनल शुभ हैं, यानी कि चंद्रमा जिस समय शुक्ल पक्ष के होते हैं, यानी सूर्य से जब चंद्रमा 72 डिग्री से दूर होते हैं तो वो शुभ माने जाते हैं, और 72 डिग्री से अंदर वो अशुभ हो जाते हैं। इसी प्रकार से बुध अपने अपने कंजंक्शन या युति के द्वारा पहचाने जाते हैं। बुध यदि अलोन है यानी कि अकेले बैठे हैं कुंडली में, या शुभ ग्रहों के साथ है तो वो शुभ ग्रह हो जाते हैं, अशुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो अशुभ माने जाते हैं। तो अब इन 4 ग्रहों को आपके चंद्रमा हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, गुरु हैं, ये चारों शुभ ग्रह हैं। अगर कुंडली के अंदर शुभ ग्रह शुभ भावों पे बैठे हों तो शुभ भाव जैसे मैंने आपको बताया कि त्रिकोण भाव हैं, त्रिकोण भाव के अलावा केंद्र भाव हैं। तो पहला टेनेंसी लॉ ये कहता है शुभ ग्रह शुभ भाव में अगर बैठे हों तो दोनों को ही काफी बल मिलता है, यानी कि भाव को भी बल मिलता है और ग्रह को भी बल मिलता है। अब जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि शुक्र अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों तो चतुर्थ भाव वाहन का भाव है और शुक्र वाहन के कारक ग्रह भी हैं। तो जब ये दोनों के दोनों और शुभ ग्रह भी हैं, शुभ ग्रह शुभ भाव में हो गए, शुक्र को भी बल मिलेगा और वाहन को भी बल मिलेगा। यानी चौथे घर से आने वाले जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे कि माँ है, मन है, भावना है, एसेट्स हैं, इसी तरह से एम्बियंस है, रहने वाली जगह की एम्बियंस है, काम वाली जगह की एम्बियंस या सुंदरता है, उसी प्रकार से वाहनों की स्थिति है, उन सभी स्थितियों को वो काफी स्ट्रांग बनाएगा। और चूंकि मेल कुंडली के अंदर शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी से आने वाली प्रसन्नता या खुशी का कारक है, सुख का कारक है। शुक्र जीवन में आने वाली जितनी भी आने वाली लग्जूरियस आइटम्स हैं उनका कारक है, जैसे कि वाहन हो गया, जितने इलेक्ट्रॉनिक गिज्मोज हैं उन सब का कारक है। तो उन सबको एबेंडेंट तरीके से यानी बाहुल्यता के साथ में उस व्यक्ति के जीवन में वो वितरित करता है। अब दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है शुभ ग्रह अशुभ भावों में। अब अशुभ भाव जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्णतया जो अशुभ भाव हैं वो त्रिक भाव हैं, यानी कि पाप भाव हैं, 6वां, 8वां और 12वां भाव। अब सपोज कोई शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र हैं, गुरु हैं, ऐसे ग्रह अगर इन अशुभ भावों में बैठ जाते हैं तो इन भावों की अशुभता को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन ग्रह अशुभ हो जाते हैं। यानी कि शुभ ग्रह अशुभ भावों में इसमें ग्रह को तो नुकसान होता है, लेकिन भाव को इसमें बल मिल जाता है। तो अब इस तरीके से आप समझ आइए, ये बड़ा सिंपल सा है, आपको ये समझना है जैसे एक साधु महात्मा हैं, अगर वो धारावी जैसे किसी भी स्लम एरिया में जाके या किसी भी ऐसे निकृष्ट जगहों पे जाके प्रवचन करने लगे तो उस जगह के लोगों को तो बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन उनकी स्वयं की महात्मा की सुरक्षा पे एक सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं या वो छोटे लोग हैं, तो वो कभी भी उनको किसी प्रकार का भी हानि पहुंचा सकते हैं। वही एग्जाम्पल इस पे होता है कि शुभ ग्रह अशुभ भाव पे बैठ गया तो वो शुभ ग्रह को स्वयं को तो नुकसान हो जाता है, किंतु भाव को बल मिलता है। तो अब जैसे 6ठे भाव पे अगर शुभ ग्रह बैठ जाएगा तो 6ठे भाव से आने वाली चीजें जो भी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि 6ठे भाव से हम देखते हैं 3Ds, डेट्स
डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, पुलिस एक्शन, एक्सीडेंट्स, कॉम्पिटिटिवनेस, ये क्योंकि अच्छी चीजें जो है उसमें राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स हैं, उसी प्रकार से इन सभी चीजों के अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। यानी कि उसका लोन पे हो जाएगा, या लोन लेने की उसकी स्थिति, उसकी मानसिकता नहीं होगी, और अगर वो लोन लेगा तो टाइम के पहले पे करेगा। उसी प्रकार से वहां पे डिजीजेज आती हैं तो उसकी कॉम्पिटेंट पावर उन डिजीजेज के अगेंस्ट और उसकी इम्यूनिटी पावर उन रोगों के प्रति, उसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। उसी प्रकार से वहाँ पे हम डिफिकल्टीज देखते हैं, तो यानी कि उसके वो चूंकि उपचय भाव भी है, छठा भाव, तो उसकी डिफिकल्टीज उसको काफ़ी कम मिलेंगी, और अगर मिलेगी भी तो उसकी ट्रबल शूटिंग उसके द्वारा अच्छी प्रकार से होगी। इसी प्रकार से अगर अष्टम भाव को देखा जाए, अगर इस प्रकार से शुभ ग्रह अगर अष्टम पे बैठ जाते हैं तो आयु को बढ़ा देंगे, इनहेरिटेंस को बढ़ा देंगे, अध्यात्म को बढ़ा देंगे, गहराई को बढ़ा देंगे। यानी कि वहां से आने वाले जो शुभ संदेश हैं उस भाव के, उन संदेशों को बढ़ा देंगे। उसी प्रकार से 12वें भाव में अगर वो आ जाएंगे तो ब्रांडेड क्लोथिंग दे देंगे। एक व्यक्ति को जीवन में प्रमुखता से उसको सभी जितने भी आपके लग्जूरियस आइटम्स हैं उनके प्रति उसको एक अभिन्न, उसको एक मित्रवत उसको वातावरण भी देंगे और उसको मानसिकता भी देंगे। यानी कि वो एंजॉय कर पाएगा सभी लग्जूरियस चीजों को। इसी प्रकार से विदेश से आने वाला धन उसे मिलेगा। अब इसमें एक बात जो हमें समझने की है कि इस ग्रह को अवश्य इसको नुकसान होगा। जैसे सपोज अगर गुरु जैसा शुभ ग्रह यहाँ बैठ जाएगा तो संतान से थोड़ी हानि कर देगा। उसी प्रकार से गुरु जो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस का कारक है। यानी कि जितने भी हमें समाज के द्वारा जितने इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, चाहे वो भाई बहनों का हो, माता पिता का हो, इसी प्रकार से संतान का हो, या हमारे वर्क एरिया में जो हमारे रिलेशंस हैं, चेन ऑफ कमांड, पीयर ग्रुप, सबऑर्डिनेट के साथ, इस प्रकार के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें कोई ना कोई वो हानि दे देगा। इसी प्रकार संतान के साथ में कुछ दुख का वातावरण देगा। और अगर शुक्र जैसा ग्रह ऐसे ग्रहों पे इन जगहों पे बैठ जाएगा तो पत्नी को रुग्ण बना देगा, पत्नी के साथ में संबंधों को थोड़ा खराब कर देगा। इसी प्रकार से पत्नी की अपने स्वयं की स्थिति को थोड़ा कमजोर बना देगा। तो आपको यूं समझने की जरूरत है कि ये जो दूसरा नियम होता है कि शुभ ग्रह अशुभ भाव पे, अब तीसरा नियम इसमें होता है अशुभ ग्रह शुभ भावों पे। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि 5 ग्रह अशुभ हैं, सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, ये 5 अशुभ ग्रह हैं। अगर ये शुभ भावों पे बैठ जाए तो आरती जी शुभ भाव मैंने आपको क्या बताए थे, कौन कौन से हैं? केंद्र और त्रिकोण। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छी आपको बहुत बड़ा अटेंशन, आपको बहुत अच्छा है और आपको बड़ी अच्छी नॉलेज भी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे अशुभ ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अगर केंद्र और त्रिकोणों पे बैठ जाएंगे, शुभ भावों में बैठ जाएंगे, तो उसका नियम ये होता है कि ग्रह को तो मजबूती मिल जाती है, ग्रह तो बलवती हो जाता है, लेकिन इसमें भाव की हानि नेटिव को हो जाती है। यानी कि अगर वो पंचम भाव पे शनि बैठ जाएगा तो व्यक्ति की मानसिकता को खराब कर देगा, उसको रिवॉर्ड से रिकॉग्निशन नहीं देगा, उसको संतान से मिलने वाले सुख में हानि कर देगा, उसको जो मंत्र साधनाओं में कमी कर देगा, पूर्व पुण्यों की स्थिति उसकी कमजोर कर देगा। इसी प्रकार से जितना भी स्पेकुलेटिव गेन जो पंचम से आता है उसमें उसको हानियां होने लगेगी। और पंचम भाव से चूंकि लीडरशिप देखी जाती है, पंचम भाव से सबऑर्डिनेट देखे जाते हैं, पंचम भाव से मैनेजमेंट देखा जाता है, इन सब में वो त्रुटिपूर्ण तरीके से उसका कार्य वहन जो है त्रुटिपूर्ण होने लगेगा। टाइम मैनेजमेंट भी पंचम से देखा जाता है। तो अब शनि जैसा ग्रह जो कि शनि चलने वाला है, अगर इस प्रकार से अशुभ ग्रह होता हुआ शुभ भाव पे बैठेगा तो शनि तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जो शुभता है उस भाव की, पंचम भाव की, उसको टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में इर्रेगुलरिटी, इम्पंक्चुअलिटी मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप ये देखिए कि अगर राहु जैसा प्लैनेट अगर वहां बैठ जाएगा तो राहु स्वयं तो अच्छा हो जाएगा, यानी राहु से आने वाली जो रिसर्च है वो बढ़ जाएगी, राहु से आने वाला जो अध्यात्म है, जो इंट्यूशन है वो बढ़ जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बढ़ जाएगी। और राहु बड़ी बड़ी चीजों के जो ख्यालात हैं उन ख्यालात के प्रति उस व्यक्ति का रुझान बढ़ा देगा, बड़े ख्यालातों के प्रति। इसी प्रकार से इंटेंजिबल सेलिंग का प्लैनेट है राहु, तो वो इंटेंजिबल सेलिंग में अच्छा बना देगा, यानी कि कॉन्सेप्ट सेलिंग में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन उसको अच्छा कर देगा, और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के साथ उसको एक कॉन्सेप्ट सेलिंग को मैं उसको प्रमुखता दे देगा।
राहु इसी प्रकार से लैंग्वेजेस में संस्कृत लैंग्वेज है, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उन पे रिसर्च का भी विषय देता है। तो राहु अगर त्रिकोण में बैठ जाएगा तो इस प्रकार से, जैसे आरती जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा राहु त्रिकोण में बैठा है, तो मुझे हमेशा से संस्कृत लैंग्वेज, उपनिषद, वेद, पुराण, इनके प्रति बचपन से ही मेरा एक लगाव रहा है। और मैं जब लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ा था तो पौरोहित्य जैसे सब्जेक्ट में, उसमें भी मुझे अध्ययन करने का मौका मिला, और ये मैं अपने रुझान की वजह से हुआ, जिसका मैं प्रमुखता से मैं राहु को इसकी मैं जिम्मेदारी देता हूँ क्योंकि वो त्रिकोण में बैठा हुआ है। इस प्रकार से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और एक अच्छी थिंकिंग और रिसर्च जो है वो राहु देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उसमें ग्रह तो अच्छा हो जाता है शुभ भावों पे बैठकर, लेकिन भाव को हानि हो जाती है। अब इसी प्रकार से जो चौथा जो इसमें नियम है टेंडेंसी का, वो है अशुभ ग्रह अशुभ भावों में। यानी कि हमारे जो 5 ग्रह मैंने आपको बताया कि अशुभ हैं, सूर्य जो कि क्रूर माने जाते हैं, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये ग्रह जिस समय अशुभ भावों में बैठ जाते हैं, यानी कि जैसे त्रिक भाव हैं 6, 8वें और 12वें, इसी में त्रिषडाय भाव हैं, तीसरे, 6 और 11वें। ये देखिए वैसे तो 11वां भाव धन के और मटेरियल चीजों के मामले में बहुत शुभ माने जाते हैं, लेकिन एक नेटिव के हेल्थ के पर्सपेक्टिव में ये अच्छे नहीं माने जाते। यानी कि पहले वो व्यक्ति को परेशानियों में डालते हैं, फिर वहां से निकालते हैं। वैसे तो 11वें भाव में 9 के 9 प्लैनेट बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन स्वयं ये भाव त्रिषटाई या पाप भाव माना गया है। इसमें वो कहा है ऋषि ने, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा पतिय है त्रिषडाया नाम यदा पाप फल प्रदा। यानी त्रिषडायों के जो स्वामी हैं, तीसरे, 6 और आय भाव यानी एकादश भाव के यदा पाप फल प्रदा, यानी कि हमेशा पाप फलों को देने वाले होते हैं। तो अब जब इस तरह की कोई स्थिति बनती है कुंडली में जिसमें अशुभ ग्रह अशुभ भावों में बैठ जाते हैं, तो फिर ये विपरीत राजयोग की स्थिति पैदा कर देते हैं। यानी कि इसमें ग्रह को भी नुकसान होता है और भाव को भी नुकसान होता है, लेकिन नेटिव को फायदा होता है। इसीलिए आप देखिए बहुत से ऐसे राजनीतिक जिन व्यक्तियों को आप देखते हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन उस स्ट्रगल का उनको फल लेट लाइफ में मिलता है और वो अपने आप को राजनीति के अंदर बहुत ऊपर ले जाते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाइफ की नहीं मिल पाती, जैसे कि उनका विवाह नहीं हो पाता, या इसी प्रकार से उनके जीवन में कोई वो इकट्ठा धन का उनका इकट्ठा नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल मिलता है, बहुत वाहनों का सुख नहीं मिलता, उनको कोई अपने सगे संबंधियों का सुख नहीं मिलता। लेकिन जब वो फलित होते हैं ग्रह अशुभ भावों में, तो वो राजनीति के अंदर में बहुत प्रेरणादायक स्तरों पे पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आज आपने मुझे मौका दिया। मैं मंत्र मेडिटेशन के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस चैनल को आप देखते रहिएगा। टेक्निक्स ऑफ प्रेडिक्शन में मैं नेक्स्ट डिस्पोजिटर, नक्षत्र और टेक्निक की सिंप्लीफाइड टेक्निक्स को मैं आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।